हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वह है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हमारे आज के इस चैप्टर का टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, मतलब किस प्रकार डेमोक्रेसी को हटाया जाता है जर्मनी से और कैसे डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश की जाती है जर्मनी में। हमने पढ़ा था कि जब हिटलर पावर में आते हैं तो उस समय जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन खराब रहती है। तो आज की हम अपने इस क्लास में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिटलर ने क्या किया और किस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होती है। तो इकोनॉमिक कंडीशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट का सहायता लिया जिनका नाम जाल्मर स्कॉस्ट था और हिटलर ने जाल्मर स्कॉस्ट को इकोनॉमी रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। अब जाल्मर स्कॉस्ट ने अपना एक एम बनाया था। उनका क्या एम था? फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। उनका प्लान क्या था? एम क्या था? फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम क्या है? उस समय क्या होती है कि जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन रहती है वो खराब रहती है। तो जामर ने सोचा कि अदर कंट्रीज से लोन लेते हैं और ये लोन के अमाउंट से हम जर्मनी के लोगों को वर्क प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वे एम्प्लॉयड हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी इम्प्रूव करेगी। ठीक है। जामा का मेन एम क्या रहता है वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा। क्या था? फिर से पढ़ लेते हैं। फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि जर्मनी के फेमस सुपर हाईवेज और पीपुल्स कार वॉल्क्सवैगन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। देखिए, जो अभी आप कार देखते हैं वॉल्क्सवैगन, वो कहाँ की कार है? तो वो जर्मन कंपनी की कार है। और ये जो सुपर हाईवे बनाया था हिटलर ने, सुपर हाईवे को क्यों बनाया था? ताकि जिसके कारण जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वह इम्प्रूव की जा सके। तो इस तरीके से हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखते हैं कि वहां के पॉलिटिकल कंडीशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिटलर ने क्या किया था। हिटलर के जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके तहत हिटलर को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलते हैं। अब ये सक्सेस किस तरीके से मिलते हैं? तो देखिए, पहला क्या था, हिटलर ने सबसे पहले 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला था। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है? तो लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई जाती है वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए। अब क्या होता है कि हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि जो भी कंट्रीज लीग ऑफ नेशन की पार्ट थी उसे कुछ रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसीज फॉलो करने पड़ते थे लीग ऑफ नेशन के, जिसके कारण क्या हो रहा था कि हिटलर है वो फ्री रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनके काम के बीच में बाधा बन रहा था या लीग ऑफ नेशन। इसलिए हिटलर ने क्या किया? सबसे पहले जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला। इसके साथ ही साथ 1936 में उन्होंने राइनलैंड वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। यदि आपको याद हो तो हमने पीस ट्रीटी ऑफ वर्सली में पढ़ा था कि जो राइनलैंड वाला एरिया रहता है जर्मनी का, उससे फ्रांस जो है अपने कैप्चर में कर लेती है, अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो 1936 में हिटलर ने क्या किया? फ्रांस से राइनलैंड वाले एरिया को वापस ले लिया। अब इसके साथ ही साथ 1938 में हिटलर ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक साथ मिला लिया, यह स्लोगन देते हुए वन पीपुल वन एम्पायर एंड वन लीडर। उन्होंने ऑस्ट्रिया को क्यों मिलाया था जर्मनी में? क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो रिलेशन था वो अच्छा था और फ्रेंडली रिलेशन था, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी को साथ मिला लेते हैं 1938 में। स्लोगन क्या था? स्लोगन इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ लेते हैं। वन पीपुल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इसके साथ ही साथ उन्होंने सुडेटन लैंड यानी चेकोस्लोवाकिया का जो एक सुडेटन लैंड वाला एरिया था उसे भी जर्मनी के अंडर कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। अब उन्होंने ये एरिया को क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वे जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे। उन्होंने देखा कि लैंग्वेज सेम है तो क्यों ना इसे भी अपने अंडर ले लिया जाए, तो इसे अपने कैप्चर के अंदर ले लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा था कि जो
हिटलर है वो धीरे धीरे एग्रेसिव होते जा रहे हैं, उनका ये जो एग्रेसिव बिहेवियर सामने देखने को मिल रहा है। तो इंग्लैंड क्या कर रही थी, इंग्लैंड हिटलर के इस एग्रेसिव बिहेवियर पर क्या कर रही थी, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा था। इंग्लैंड चुप इसलिए था क्योंकि उसको लग रहा था ना कि जो पीस ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उससे उसके कारण क्या हुआ था कि मतलब कि वह जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श था, बहुत ही ज्यादा बुरा था। इसलिए वह जो इंग्लैंड जो है हिटलर के इस एक्शन पर चुप रहता है। तो इस तरीके से हिटलर ने पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया था जर्मनी में। तो अब देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी ना जर्मनी की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, वहां भी अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस था ही। ऑफ कोर्स इतनी जल्दी किसी भी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, तो जर्मनी की इकोनॉमी का भी यही कंडीशन था, वहां भी अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस वाला ही सिचुएशन था। अब हिटलर क्या करते हैं, हिटलर ने सोचा कि अब इस चीज को मतलब इस चीज से बाहर आने के लिए यानी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए हिटलर ने सोचा कि हमें रिसोर्सेज की जरूरत है। जितना ज्यादा रिसोर्सेज हम इकट्ठा करेंगे उससे ज्यादा क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। अब उन्होंने रिसोर्सेज को किस तरीके से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, मतलब जब तक हम जर्मनी के टेरिटरी को बढ़ाएंगे नहीं तब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आ पाएंगी और हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हिटलर ने वॉर का रास्ता चूज किया, यानी हिटलर ने सोचा कि हम जाएंगे दूसरे कंट्री से युद्ध लड़ेंगे और उससे जीतकर उसके टेरिटरी को जर्मनी के अंडर ले लेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जर्मनी का जो एरिया है टेरिटरी एक्सपैंड करेगा और क्या होगा कि उसके अंदर अदर कंट्रीज का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो भी रहेगा वह जर्मनी के कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगी कि जर्मनी की इकोनॉमी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब ऐसा सोच रहे थे हिटलर। अब इसी समय जो इकोनॉमिस्ट रहते हैं जार्मस कास्ट ने हिटलर को एडवाइस दिया नॉट टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन रीआर्मामेंट। अब ये रीआर्मामेंट क्या होता है, देखिए हिटलर ने युद्ध लड़ने के लिए सोचा, तो युद्ध तो आप ऐसे ही नहीं लड़ सकते ना, सोचे कि हाँ सोच लिए चलते लड़ने के लिए, उसको लड़ने के लिए आपको आर्म्स की जरूरत है, वेपन्स की जरूरत है। तो हिटलर ने क्या किया कि ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया था आर्म्स और वेपन्स बनाने में। अब इस कास्ट जो थे वो इसके खिलाफ थे। अब क्यों खिलाफ थे, क्योंकि जो जर्मनी था ना वो डिफिसिट फाइनेंसिंग में रन कर रहा था। मतलब डिफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, देखिए खुद जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, वो दूसरे कंट्री से लोन लेकर अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में यदि हम उस लोन की अमाउंट को वेपन्स बनाने में लगा दे तो हमारी इकोनॉमी नहीं अच्छी हो पाएगी, हमारी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगा, जिसके कारण जो रहते हैं इकोनॉमिस्ट इस कास्ट जो रहते हैं वो हिटलर को मना करते रहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ क्या देखने को मिला कि हिटलर और इस कास्ट के बीच अब मतभेद हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि इस कास्ट को नाजी पार्टी छोड़नी पड़ती है। अब देखिए सितंबर 1939 में क्या होता है कि जर्मनी ने इन्वेड किया था पोलैंड पर, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अब क्या होता है कि अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड ऑल्सो स्टार्टेड, और इसी के साथ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वॉर जो है वो तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी ने आक्रमण किया पोलैंड पर, तो इसमें फ्रांस और इंग्लैंड कैसे आया और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई। देखिए फ्रांस और इंग्लैंड जो था वो पोलैंड का दोस्त था, फ्रेंड था। अब ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड पर कोई आक्रमण करेगा, कोई हमला करेगा तो आप तो अपने फ्रेंड को बचाने जाओगे, तो ऐसा ही फ्रांस और इंग्लैंड ने किया पोलैंड के लिए। तो इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। पहले क्या था, जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर, धीरे धीरे फ्रांस आया, इंग्लैंड आया, और बाकी बाद में धीरे धीरे और भी अदर कंट्रीज जो है जुड़ते जाती है, जिसके कारण इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा गया था। अब देखिए सितंबर 1940 में क्या होता है, सितंबर 1940 में क्या होता है, ट्रिपटाइट पैक्ट साइन किया जाता है, किसके बीच, जर्मनी, इटली और जापान के बीच। 1940 में ट्रिपटाइट पैक्ट पास किया गया, किसके बीच, जर्मनी, इटली और जापान के बीच। इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंट्रीज रहती है और वो पैक्ट क्या था।
अब देखिए बाय द एंड ऑफ 1940 को क्या देखने को मिलता है कि हिटलर जो थे वॉज एट द पीक ऑफ हिज पावर। मतलब हिटलर अब सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए थे। अब कैसे? ऑफ कोर्स बात ही है, उन्होंने अपने दम पर जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला, राइनलैंड वाले एरिया को वापस वापस ले लिया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, साथ ही साथ स्वीडन लैंड को भी अपने कैप्चर में कर लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण भी कर दिया और जापान और इटली को अपने साथ ले आते हैं ट्रिपटाइट पैक्ट के थ्रू, जिसके कारण क्या होता है कि हिटलर जो है अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब जो है ना, हिटलर को इससे भी शांति नहीं मिलता। अब हिटलर चाहते थे कि अब वो ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करें। हिटलर ने जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके पोलैंड को अपने अंदर ले लिया था। अब वो चाहते थे कि यूरोप पर कैप्चर करें। तो जून 1941 में क्या होता है कि हिटलर ने यानी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया। अब सबसे बड़ी गलती रहती है जर्मनी की, जो वो सोवियत यूनियन पर अटैक करता है। अब यह जर्मनी की सबसे बड़ी गलती कैसे रहती है? देखिए आपके स्क्रीन पे ये मैप आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि बीच में जो येलो कलर से वो जर्मनी है और इसके एक साइड फ्रांस है और दूसरी ओर पोलैंड है। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके पोलैंड को कब्जा कर लिया और उसके बाद जो आप इधर व्हाइट वाला रीजन देख सकते हैं वो सोवियत यूनियन है। अब जो जर्मनी क्या करती है, सोवियत यूनियन पर अटैक करती है। तो देखिए इसके कारण क्या हुआ ना कि जो युद्ध था वह दो फ्रंट पे लड़ा जा रहा था। अब पहले भी जो युद्ध था वो दो फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। पर जैसे ही सोवियत यूनियन पर अटैक करती है जर्मनी, उसके बाद थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखिए ईस्टर्न साइड पे जर्मनी को पावरफुल सोवियत आर्मीज को फेस करना पड़ रहा है और दूसरी ओर वेस्टर्न साइड पर ब्रिटिश जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वो लगातार जर्मनी पर बॉम्बार्डिंग कर रहा है, बॉम्ब से अटैक कर रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कि जर्मनी की आर्मी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ रही है, दूसरी जो है वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रही है। और ईस्टर्न फ्रंट पे क्या होता है कि जो सोवियत की आर्मी रहती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहती है एज कम्पेयर टू जर्मनी। अब देखिए स्टालिनग्राड में क्या होता है कि जर्मनी की आर्मी को सोवियत रेड आर्मी जो है वो हरा देती है। अब कैसे हराती? देखिए जो सोवियत की आर्मी थी उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया, उसने पहले जर्मनी की आर्मी को अपने अंदर आने दिया, यानी सोवियत यूनियन के अंदर आने दिया। और जैसे ही जर्मनी की आर्मी थक हार कर स्टालिनग्राड पर पहुंचती है, उस पर वहाँ सोवियत की रेड आर्मी ने अटैक किया और जर्मनी की आर्मी को हरा देती है। अब जैसे ही जर्मनी के सोल्जर हार जाते हैं तो वो वापस बर्लिन की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि यूएसए जो था वह इस युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था उसके कारण वो नहीं चाहता था कि वो इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो। मगर उसको इन्वॉल्व होने पर फोर्स करती है जापान। अब जापान ने क्या किया था कि यूएस के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर बॉम्बार्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था, बॉम्ब से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे ही ये अटैक होता है तो उसके बाद क्या होता है कि यूएसए जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाता है जापान से अपना बदला लेने के लिए। 1945 में क्या होता है कि यूएसए ने जापान से बदला लेने के लिए वहां के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब से अटैक करता है। एक और यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब से अटैक किया। दूसरी ओर क्या देखने को मिला कि दूसरी ओर जो है हिटलर हार जाते हैं। और हिटलर हार जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि इसी के साथ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1945 में खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। और ये जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब अटैक किया गया था यूएसए द्वारा, तो यूएसए ने एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था। तो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम के एटम बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है और नागासाकी पर फैट मैन नाम के एटम बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इकोनॉमी और पॉलिटिकल कंडीशन को रिकंस्ट्रक्ट करती है हिटलर, और साथ ही साथ किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना काफी है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू।